लो फिर बहार आई और आ गई चंदन की बार। एक ऐसी शख्सियत का अपने अनुभवों को लिपिबद्ध करना, जिनके जीवन में विज्ञान भी है, शास्त्रीय गायन भी है, लोक गायन भी है, लोक प्रबुद्धता से है। और जब इतना प्रबुद्ध हो गया कि अपने पूरा जीवन ही उन्होंने लोक को समर्पित कर दिया, तब हमने जाना कि मालिनी अवस्थी हमारे बीच हैं और रहेंगी और अब अमर रहेंगी। चंदन किवाड़ की परिकल्पना कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसके बारे में कुछ देर में आते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कहानी वहीं से जहां अधिकांश बड़ी कहानियां शुरू होती हैं, बचपन में। मालिनी जी, ओवर टू यू। नमस्कार और जयपुर और पूरे देश क्या पूरी दुनिया से साहित्य प्रेमियों को बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार करती हूँ। आपने मुझे गाते हुए देखा है और अब इस किताब के रूप में मैं बचपन से क्या शुरू करूँ। मुझे लगता है चंदन किवाड़ पूरी किताब एक लेखा जोखा है पूरी तजर्बे का, जो गाते हुए, सीखते हुए, जीते हुए अपने लोकगीतों की पोटली को लेके जो पूरे दुनिया में घूमी हूँ, उस पूरी यात्रा में जैसी पूर्वजाओं को मैंने देखा, जैसा स्त्री समाज अपने परिवार में देखा, माँ को देखा, दादी को देखा, अपने ससुराल में देखा, ऐसी अनाम स्त्रियों को देखा और गीतों के रूप में देखा, तो मुझे लगा देती कि लोकगीतों को हम लोगों ने जैसा सम्मान देना चाहिए था दिया ही नहीं है, लोक साहित्य को नहीं दिया। और चूंकि मैं मंच पे गाती हूँ तो मैं आपको दो पंक्ति, यदि आप सिर्फ कहें तो मैं सिर्फ अपनी भूमिका की सिर्फ दो पंक्ति पढ़ करके बताना चाहती हूँ। स्वागत है। क्योंकि मंच पे जब मैं जाती हूँ, ये मेरी भूमिका की शुरुआत ही है। ए मालिनी, आज मेरी कहानी सुनाओगी? सुनाओगी ना? एक आवाज़ जो सदाओं में बदल जाती है, हर बार वही सवाल। ये आवाज़ और ऐसी कितनी ही आवाज़ें कब से मेरे कानों में गूंजती हुई मेरे मन में घर बनाकर बैठ गई हैं। हर बार यही होता है, कितने बरस और कितने दशक बीत गए, हर बार वही देखे अनदेखे से चेहरे, उनकी मध्यम आवाज़ें, आंखों आंखों में संवाद और वही एक आध्यात्मिक रहस्यमयी उपस्थिति की अनुभूति। चारों ओर रोशनी के सैलाब में नहाए बेताब श्रोताओं का उत्साह में कोलाहल का राग अलापता हुआ सा। और हर बार मंच पे चढ़ते ही मेरा दिल इसी आशंका से धड़क उठता है, क्या वे सब फिर आज मिलेंगे? दर्शकों की तालियों का आशीर्वाद स्वीकार कर कृतज्ञ मन से मैं मंच का अभिवादन करती हूँ और जैसे ही ध्यान लगाते हुए सुरों का आवाहन करने को आंख बंद करती हूँ, अचानक कोई सुमंगला बड़े अधिकार से मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्यों, आज मेरी कहानी नहीं सुनाओगी? मैं कुछ जवाब नहीं दे पाती, वापस अपनी आंख बंद कर उसके अदृश्य हो जाने की कामना करती हूँ। फिर आंख खोल गीत आरंभ करती हूँ। सामने से वो दिखती नहीं, ढूंढती हूँ तो पाती हूँ सामने वो मंच के नेपथ्य से मुझे खड़ी देखकर मुस्कुरा रही है। धीरे धीरे अनेक सुमंगलाएं सामने आने लगती हैं, कहीं हंसती खिलखिलाती चंदा, कहीं कन्नौज की वह युवा विधवा, कहीं सवाल पूछती दन्नो मौसी, कहीं छिप करके मिलने आई नवोढ़ा, कहीं पति को अभी अभी विदा कर भीगी आंखें लेकर आई ब्याहता। सब मानो मुझे चुनौती दे रही हूँ, कभी ठिलाती हुई, कभी धमकाती हुई, कभी उदास आंखों से याचना करती हुई। कौन ये सब कहेगा और कौन सुनेगा? क्या तुम कहोगी? दूर बनारस के चौक से गौहर जान गुहार लगा रही है, मालिनी आज कचौड़ी गली हो जाए, सुनाओगी ना? मेरी कहानी कहोगी ना? दर्शक मेरा गाना सुन रहे हैं, इस अदृश्य संवाद से बेखबर हैं, वे मुझे देख रहे हैं, लेकिन कैसे कहूँ उनसे कि मैं मंच पर कभी भी अकेली नहीं होती। ये सब मुझे घेरे रहती हैं। कितने वर्षों से इनके गीत गा रही हूँ, शायद 48 या 50। न इनकी कहानियाँ खत्म होती हैं और न लोक अमृत कलश के गीत, वे सब मुझ में समाई हैं। उन गीतों के भीतर से बह बह कर मुझसे मिलने आती रही हैं, जो गीत नहीं जिए हुए समय के पवित्र छंद है, उस भोगे हुए की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। गीतों के रूप में निजी अभिव्यक्तियाँ सुख दुख में तिरोहित हो चुकी हैं,
वेद मंत्र सी अमिट, पावन और काल सापेक्ष। बहुत खूब। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जितने लोकगीत, हर लोकगीत एक कथा है। और बचपन का आपने प्रसंग किया तो उसमें से भी कुछ पढ़ के सुनाना चाहती थी, सुना सकती हूँ? आपको बिल्कुल, बातें मुझे लगता पता है। कि ये ऐसा स्त्री विमर्श है मालिनी जी, जिसके बारे में बहुत खुलकर बहुत बड़े मंचों पे बात होनी ज़रूरी है। बिल्कुल। आप उस स्त्री विमर्श की हमारे लिए आइकन हैं, जहाँ पर परिवार, संस्कृति, समाज, लोक, कला, अध्यात्म सब हम साथ में बटोरे हुए श्रृंगार रस के साथ आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है वो सम्मान दिया ही नहीं गया स्त्रियों को। कहीं ना कहीं जो एक माँ के रूप में देखा गया, एक आदर्श के रूप में देखा गया, उदार ममतामयी माँ के रूप में देखा गया। लेकिन मुझे लगता है चाहे वो भारत की ज्ञान परंपरा को अक्षुण्ण रखने की गुरु पीठिकाओं के रूप में उनकी भूमिका हो, या फिर हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान को नई पीढ़ी में गुरु के रूप में दीक्षित करने की हो, या इसके अलावा मुझे लगता है जितने भी जीवन के रस हैं उनको जिस तरह उन्होंने समाहित किया है, किताब उसी बारे में है। क्योंकि मुझे कई बार लगता था कि मैं मंच पे गाती हूँ और गाते हुए उनकी कहानी को कहते कहते लगा कि अब ये कंठ से उतर के शब्दों में आना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ेंगे तो मुझे लगता है ये आपको आपके घर की कहानी लगेगी, जैसे आपकी दादी, आपकी माँ की, आपकी बुआ की कहानी है। जीवन में जब आप किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं काम करने, उनके साथ समझने उन्हें, तो आप ये पाते हैं अधिकांश रूप से कि उनके जीवन में द्वंद्व नहीं है। वो जैसे वहाँ से बैठे हुए आपको दिखते हैं, वैसे ही अपनी किताब में दिखते हैं और वैसे ही जीवन में दिखते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मालिनी अवस्थी जी के साथ उनके संपादन कार्य में किताब पर हमने कार्य किया और मैंने ये पाया कि कोई द्वंद्व नहीं है जीवन में। इतनी खूबसूरती के साथ सब चीज़ें सामने आई। अब एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने इस किताब के जन्म से इस किताब को साथ में लिया और मालिनी जी आज अगर भारत में हैं तो कल किसी और कॉन्टिनेंट में होंगी और परसों कहीं और होंगी, ये बात तय है। लेकिन इन सब के बीच जो व्यक्ति इस किताब के साथ लगभग 27 वर्षों से इनकी कहानियों के साथ चल रहे हैं, अब उनके पास चलते हैं। यतीन्द्र जी, हम सब जानते हैं कि उनका जीवन कितना प्रबुद्ध है और कितना शास्त्रीय संगीत, लोक परंपरा में डूबा हुआ है। लेकिन इतनी व्यस्तताओं के बीच और इतनी प्रकार के आई हैव सीन हर वर्किंग 24 घंटे कम है, किस तरह से ये किताब समाहित हुई और कहाँ इसका जन्म हुआ आइडिया का? सबसे पहले मालिनी जी को बहुत बधाई उनकी पहली किताब के लिए। और मालिनी जी बहुत प्रबुद्ध गायिका हैं, बहुत अच्छी कुशल गृहिणी हैं। मालिनी जी के की बारे में जो भी बात कहनी होगी अब आप एक किताब पढ़ के समझ सकते हैं। एक बात जो मुझे बहुत पसंद आई मालिनी जी के बारे में, खुद साथ में उस यात्रा में किसी भी गाने को गाते हुए सिर्फ उन्होंने सीखा नहीं है उसे कि गुरु ने सिखा दिया या परंपरा में व्याप्त है या फोक की दुनिया में मुझे प्रदर्शन करना है तो मुझे ये सीखना चाहिए। तमाम लोगों से इन्होंने गाने लिए, तमाम लोगों की ड्योढ़ियों पर गईं, कोठों के उस्तादों के पास गईं, तमाम सारे लोगों के पास। ये इस किताब में उसका पूरा ब्यौरा है। जो बात मुझे बहुत अपील करती है वो ये है, ये गाना बना क्यों होगा, इस गाने के पीछे का दर्द क्या है, ये गाना गाया क्यों गया होगा, इसका काल सापेक्ष मामला क्या है, क्या ये सिर्फ हठजोली है, बरजोरी है, कसक मसक है, प्यार है, इकरार है, मान है, या इसके पीछे कोई सोशियो पॉलिटिकल दबाव है, स्त्रियों की वो बात है जो वो कह नहीं पाई। इसमें नक्टा को लेकर के, इसमें ब्याह के समय जब बारात जाती है और स्त्रियां घर में सारा स्वांग करती हैं, उस समय की परिस्थितियों को लेकर के, स्त्रियों के अंतर्मन के दबाव को लेकर, दरअसल ये सारे जो गीतों का मामला है ये स्त्रियों का अर्धकथात्मक कहानी है। कुछ आधी कहानी है, कुछ उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है, कुछ अपना प्यार निकाला है। मालिनी जी ने सबको जिया है। इन्होंने बहुत सारी बातें कही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग समझते रहते हैं, लेकिन जब वो परफॉर्म करती तो वो बिल्कुल एक इलेक्ट्रीफाइंग इमेज में, मैंने साथ में बहुत सारे प्रोग्राम साथ में किए हैं मंचों पे,
रोशन चौकी उसमें से एक है कि जब मालिनी जी अवध को गा रही होती है तो मैं एक सेकंड के लिए उनकी तरफ देखता हूँ बोलते हुए, तो मुझे लगता है ये गिरजा देवी की शिष्या है, कि ये राहत साहब की शिष्या है, कि ये नौशाद साहब की शिष्या है, कि ये कहाँ पे पहुंची हुई हैं। जब ये नौशाद के गानों को उठा करके पूरा अवध दिखाती हैं और पूरा भैरवी में, तो मुझे लगता है पूरा पूरा संगीत जीती हैं, जिसके पीछे कहीं इनकी माँ की प्रेरणा है कि इनकी माँ निर्मला देवी जो इनको एक गायिका के रूप में देखना चाहती थी, जिनको एक षडभ और ऋषभ का अंतर नहीं पता था, लेकिन उनको ये पता था कि उनकी बेटी करने वाली है और बेटी ने वो कर दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि वैचारिकी के साथ ये ऐसी कंदीलें हैं जलती हुई, जिसे मालिनी अवस्थी ने अपने पूरे भाव पगे ढंग से गाया है और अब उन संस्मरणों में स्थान दिया है। चंदन किवाड़ मुझे लगता है कि हिंदी का जो लोक वृत्य है उसमें फोक म्यूजिक को लेकर के बहुत बड़ी स्थापनाएं करेगा, ऐसा मैं मानता भी हूँ और ऐसे मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ। लोक का सम्मान किसी भी देश का सम्मान है। भाषा को कैनोनाइज करने के पीछे जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें कहीं ना कहीं लोक की सुगंध खत्म हो जाती है, उस पर बुलडोज़र चढ़ जाता है, उस विविधता को जीवित रखने के लिए ये गुलिस्तां मालिनी जी ने हमारे लिए सजाया है। मैं अगर आपसे अब अनुरोध करूं फिर से मालिनी जी कि कुछ एक टुकड़ा किताब का उन संस्मरणों में से अगर आ जाए जो उन महिलाओं को समर्पित हैं जिनसे आप मुखातिब हुई, आप मिली, उनका कोई अंश आप में रह गया और वहाँ से बात आगे बढ़ गई। दरअसल एक नहीं, बहुत सारी महिलाएं, शुरुआत मैंने यहीं से की कि मेरे भीतर न जाने कितनी समाई हैं, और यदि आपके भीतर उन्हें भांपने की, उनको देखने की, जिसको कहते हैं ना कि आप ऑब्जर्व करें और फिर एब्जॉर्ब हो जाएं, वो भीतर आपके प्रवेश कर जाएं, परकाया प्रवेश जैसे कहते हैं। तो मैंने जिन जिन को देखा, मेरे बड़ी मजबूत स्त्रियों को देखा। मेरी माँ असाधारण थी। मेरी किताब मेरी माँ को ही समर्पित है। मेरी सास, मेरी ददिया सास, ननिया सास, सब लोग, जब मैं ब्याह को होकर आई तो मेरी 3-3 सासों ने स्वागत किया, ददिया सास, ननिया सास। और आज भी मुझे प्रसन्नता, मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरी बहू, बेटी, दामाद सब लोग आए हैं। और मुझे लगता है ये परिवार जो व्यवस्था है, परिवार व्यवस्था को यदि कोई जीवंत रूप से देख ले और वो कलाकार भी हो और उसमें कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति का भी एक कहीं ना कहीं रंग प्रभु की कृपा से मिल जाए, तो मुझे लगता है उसको बाहर से सीखने की ज़रूरत नहीं, घर स्वयं सिखा देता है। क्योंकि चरित्र तो आपके आसपास है। न जाने कितने आपने जो बोला, मुझे याद है, एक मैं आपको छोटा सा अनुभव बता रही हूँ, किस्सा। घर में नकटौरा हो तो हमारी जो बड़ी ताई जी थी, सबसे बड़ी ताई जी हमारे पिताजी को बहुत पसंद करती थी, यानी देवर भौजाई का संबंध। और जो भाभी हुई अपने देवर पे निहालती, पति से ज़्यादा अपने देवर पे निहालती। घर भर में इसको ले करके बड़ा हंसी मजाक किस्सा चला करता था। हमें वो क्षण याद है कि हमारे भाई का विवाह हुआ तो बड़ी स्थूल काया और वयोवृद्ध हो चुके हमारी ताई जी 75 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में उठी और ढोलक बजाते बजाते अचानक उठ करके नाचने लगी, गाने लगी। और उन्होंने गाना गाया मेरे पिताजी को देख करके, अरे मन भर गया राजा के बोलों से, जी हट गया राजा के बोलों से, सुन देवरा हो अरे टूटी खटोली लई चलो, क्या काम है राजा की सेजों से, क्या काम है राजा की सेजों से। मेरे लगभग 60 वर्ष के हो रहे पिताजी, 75 वर्ष की ताई जी का वो नृत्य करना, और मेरी माँ का तुरंत अपने आंचल से निकाल कर 200 रुपया के नोट से न्यौछावर करना। मुझे लगता वो दृश्य स्त्री की स्वतंत्रता, उन्मुक्तता, अभिव्यक्ति का अधिकार, परिवार का रस, रिश्तों का अधिकार, जिसमें मुझे लगता है आज आपको हॉ भी है, हा भी है, स्ट्रेस भी है। कहीं पर आपको लगता है कि वो कोई कम ऑन डूड, दिस इज़ नॉट कूल, दैट इज़ नॉट कूल, उस तरह के हम समाज में रह रहे हैं। वहाँ पर इस तरह के दृश्यों से प्रेरणा इस किताब को मिली है। क्योंकि ये पुस्तक क्या है, अब समझिए कि नकटौरा में मैं एक जगह गई तो वहाँ पर हमारे इस परिवार, जिक्र है उनका, तो वो एक ताई जी मिली हमको और उन्होंने कहा
मैंने बहू को देखा उनके, तो मैंने बहू से कहा, हमने कहा इसका चेहरा कैसा हो गया, मुरझा गया। अब घरों में ऐसे ब्याह में बात होती, बड़ी सुंदर थी। बोली अब देख लो ऐस ब्याह इनके हुआ, जब देखो त्योरी चढ़ी रहे थे इनके दूल्हा के। अब पप्पू को जब देखो गुस्सा छूटा पड़ी थे, और वो ढोलक लेकर जब वो गाना कर बैठी, तो उन्होंने गाना क्या गाया, सैया बड़ा बेईमान रे, हमारी कदर न जाने। ये जो गानों के जो टीस आ रही है, वो लोगों के अपनी जिए हुए अभिव्यक्तियां हैं, और इसीलिए ये 27 जो पूरे चैप्टर्स हैं, ये एक एक गीत को प्रेषित, लेकिन एक गीत का उन्वान भले है, एक गीत के भीतर कम से कम, जैसे नकटा है, तो मुझे लगता है नकटौरा, ये जो हमारे बीच में, मुझे लगता है मैं इनको अभी बातचीत में इसलिए शामिल कर रही हूँ कि ये आपके जयपुर की होंगी, हमारे लिए तो इलाजी उन्नाव की हैं, कन्नौज की हैं। देखिए, तो इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि हमारा भी ननिहाल का एक तरह का संबंध है, तो मैंने कहा कि ये गानों की बातचीत है वो जयपुर में आ गई है, लेकिन इनके अंश जो आप देखते हैं नाटक में, मैं बड़े अधिकार से कहना चाहती हूँ, कानपुर गंगा का पानी है। मैं ये बातचीत इलाजी के पास ही लेके आ रही थी इसके बाद, कि जब हम बड़े हो रहे थे, हमने लोक गायक के रूप में इलाजी को ही एमटीवी पे सबसे पहले देखा, वो हम उस पीढ़ी के हैं। और लेट्स ब्रिंग इलाजी इन। अच्छा बात सुनिए, ये स्टेज थोड़ा टेढ़ा है, यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका था, इसलिए मैं आज चुप रहूँगी, क्योंकि आज स्टेज इनका है। ये मैंने तय कर रखा है कि मालिनी की पहली पुस्तक है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि 3-4 दिन पहले ही अदिति ने फ़ोन किया कि मालिनी की किताब आपको करनी है, लॉन्च में आना है। मैंने कहा ज़रूर। देखिए, जौहरी बाज़ार अपने यहाँ का बहुत बड़ा बाज़ार है, और मैंने जौहरियों से सिर्फ ये देखा है कि हीरे की परख जौहरी को होती है। तो ये इत्तिफाक है, ये संयोग है कि जुनून कुछ कर दिखाने में 3 जॉनर थे, एक लोक संगीत का था, और एक सूफ़ी का था, और एक फिल्म्स का था। हमारी जॉनर सबसे सशक्त थी क्योंकि उसमें मालिनी थी। और हमने ये देखिए, मेरे ही है कि फेम गुरुकुल में अर्जित मेरे हाथों से निकल गया। ये लोग पहले से परफेक्ट हैं, ऐसा नहीं कि मैंने बनाया है, पर मेरा भाग्य है कि ये उस जॉनर में आए जहाँ से आगे बढ़े। इसलिए आज इनकी ये किताब को चंदन किवाड़, जब मैंने, इन्होंने कहा नाम बहुत खूबसूरत है, और इसमें तो 2 राय नहीं है कि जब लोक संगीत की बात आती है तो ये मुझसे कहीं आगे हैं, कहीं आगे हैं। क्योंकि देखिए, ना केवल ये बात, मेरी किताब भी अभी रिलीज़ हुई है, पर्दे के पीछे, उसमें मैंने बताया है कि हम कन्नौज से हैं, और अपना कन्नौज का रिश्ता, और इनकी शादी की जो ड्रेस है वो हमारी मम्मी ने, लहंगा मैं जयपुर से, लहंगा जयपुर से बन के तृप्ति जी यहाँ बैठी है साथ में, घर मेरा शादी का लहंगा गया। और ये बहुत अच्छा गाती है। तो बात यही है कि जो आपने कहा, देवी, मैं चाहूँगी एक देवी सुना दो, चाहे एक टोना सुना दो। उत्तर प्रदेश उतना ही जितना राजस्थान ने मुझे बहुत दिया, और आप सब ने बहुत दिया है, पर मेरा संगीत जो है बंजारों का है, फ़कीरों का है, जो कुछ भी है आपका है। और अब ये उत्तर प्रदेश भी उतना ही मेरे लिए मैंने जिया है, क्योंकि शादियां 7 बहन इधर भी थी, नौकटारा उधर भी हुआ, और छिछोरी मजाकें उधर भी हुई। आप बताइए कि जो आप कह रही हैं कि क्या दबा के गाती थी। और एक बात और, कि जो डिज़ायर है, एक्चुअली मैं प्ले इस पर कर रही हूँ, उस पर लिख रही हूँ, औरत की जो सेक्सुअल डिज़ायर है ना, तो दबा के रखते हैं। जब बरातें चली जाती थी, मालिनी बता देना, गा भी देना कुछ, तो जब चली जाती थी उसके बाद मर्द तो होता नहीं था, तो हम लोग पर्दे में से देखते थे, और देखते थे तो वो भैया उनके अंदर का जो ऊम्फ है, ऐसे मैंने नहीं बनाया निगोड़ी कैसी जवानी है, ये ना, औरतों का ऊम्फ, उनकी सेक्सुअल डिज़ायर इन्हीं गानों में निकलती थी। पढ़ो अपना कोई हिस्सा। मालिनी जी के साथ एक मज़ेदार बात और है, जब हम लोगों ने प्रोग्राम किया कई, तो प्रैक्टिस हो रही है ग्रीन रूम में, ये गाना गाऊंगी, यतीन्द्र ये गाऊंगी, अच्छा ठीक है। मैंने जाके ऊपर बदल दिया, ये वाला गाइए, ये वाला। तो ये मुझे ऐसे देख रही है कि ये तो तैयारी करके नहीं आए थे। मैंने कहा आप सब गा लेती हैं, ये सब गाती हैं, सब तो गाती सारे हैं। गाने मैं चेंज कर देता था, और ये बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू जो गाना मैंने बिल्कुल, फिर वो सवाल जवाब चलने लगता था कि ये गाना है, ये गाना है। और अभी मैं ऊपर चढ़ने से पहले इनको कह के आया हूँ कि एक गाना मैं गवाऊंगा जरूर, आप तैयारी किए हों चाहे ना किए हों।
लीजिए। गाओ गाओ गाओ। देखिए, नकटा जो इसका एक चैप्टर है, इसका पूरा शीर्षक ही हमने रखा है ये, अरे सारी कमाई गमाई रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया। ये उस चैप्टर का नाम ही है, नकटे पे है, जहां पर स्त्री की अभिव्यक्ति की आज़ादी इस तरह की रही हो कि मतलब कऊ दिन उठ गयो मेरो हाथ, बलम तो है ऐसा मारूंगी। ये लोकगीत कऊ दिन उठ गयो मेरो हाथ। जिस दिन उठ गया बस नौबत ना आए उस दिन की। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये बैठे हम उधर देख नहीं रहे क्योंकि मुझे लगता है ये गीत वही बने जो बातें कही नहीं गई वो गा करके कह दी गई। इसलिए हमारे यहाँ गारी की परंपरा भी है। हाँ, गारी गा दो एक दो। गारी की परंपरा इसलिए है क्योंकि आज लोग गाली देते हैं। हमारे यहाँ गीत संगीत में कोमलता है और गंभीर से गंभीर बात को भी हंस करके कह देने का रिवाज है। नकटोरा की जो बात आप कह रही हैं, आप देखिए उसमें पूरा सिलसिला दिया है, क्योंकि मुझको लगता है आज जिन गीतों को आप रील्स में देख रहे हैं, जिनको फिल्म्स में देख रहे हैं, जिन जोक्स को देख करके आपको लगता है कि ये सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, ये हमारी पूर्वजा, हमारी स्त्रियां जानती थीं, हमारी दादियां जानती थीं कि हमें अभिव्यक्ति तो देनी है, मनुष्य का मन है, लेकिन हर एक का मंच अलग होगा। मंच ढूंढ लिया उन्होंने कि जाओ लड़के जाएं सब बारात, हम लोग अपना खुद का स्वांग करेंगे। उन्हीं में पुरुष बनती थी, उन्हीं में स्त्री बनती थी, पूरा उसमें। और एक से एक गानों का उसमें वर्णन है कि क्या कौन कौन से गाने हैं जिसमें अरे काले भौरे ने कली चटकाई, रस लूटा तमाम, काले भौरे ने कली चटकाई, रस लूटा तमाम। अब एक गाना देखिए, ये कहीं नहीं आपको मिलेगा, लखनऊ में हमारे यहाँ गाते हैं। हमने सुनी एक बात सुनो री गुइया, गॉसिप है, गॉसिप है। हमने सुनी एक बात सुनो री गुइया, अरे सैया पड़ोसन के साथ सुनो री गुइया, अरे सैया पड़ोसन के साथ सुनो री गुइया। हमने सुनी एक बात सुनो री गुइया, जब वो पड़ोसन सामने आए, जब पड़ोसन सामने आए, अरे सैया फिरे इतराए सुनो री गुइया। वाइफ इज सो अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। जब वो पड़ोसन मायके चली गई, अरे सैया गिरे पछाड़ खाए सुनो री गुइया। हमने सुनी एक बात सुनो री गुइया। अब फिर सुनिए, जब वो पड़ोसन बीमार पड़ गई, जब वो पड़ोसन बीमार पड़ गई, अरे सैया है, अरे सैया पड़े मुरझाए सुनो री गुइया। हमने सुनी एक बात सुनो री गुइया। अब इसका पटाक्षेप कहाँ है? जब उस पड़ोसन की तेरा ही मन गई। वाह 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 वाह। यानी बीमार पड़ी तो फिर नहीं रही। जब उस पड़ोसन की तेरा ही मन गई, अरे बलमुआ फिर हमरे साथ सुनो रे गुइया। मुझे लगता है किसी तीसरे की उपस्थिति को कितनी गंभीर बात है, उसको गीत में किस चुटीले अंदाज में कहा है कि पीड़ा भी है इसमें, व्यंग भी है, उपालंब भी है, और किस प्रकार का मुझे लगता है साहस है। आज कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन, बट हाउ दे वर एक्सेप्टेड एंड preserved in form of folk traditions. मुझे लगता है this is something we really need to learn from our grandmothers. Fantastic. एक Very nice. बहुत मुझे लगता है लगभग 12 साल से मन में एक टीस है, क्योंकि दिल्ली, आज इस बारे में हमारी बातचीत हुई नहीं मंच पे आने से पहले, लेकिन मुझे लगा कि आज कह ही दिया जाए। दिल्ली का एक बड़ा प्रबुद्ध तबका था, ये 12 साल पहले की बात है, 13 साल पहले की बात है, जिन्हें लगता था कि मालिनी जी तो लोक गायिका हैं, कुछ मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, करिए साइड। आज मैं इस मंच से ये बात कहना चाहती हूँ कि
कि उनकी संपादक, प्रकाशक और उनकी फ़ैन होने के नाते भी कहना चाहती हूँ कि पद्मश्री से सम्मानित मालिनी अवस्थी जी, संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट मालिनी अवस्थी जी, वाह वाह। भाषा संस्कृति की प्रतिमा मालिनी अवस्थी जी के आगे आज से हम विदुषी मालिनी अवस्थी जी करते हैं। क्या बात है। ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो लोग को सम्मान नहीं मिलेगा। हमारे घर की सभ्यता को महिलाओं ने जिस तरीके से अपने पल्लू में सहेज रखा है, उसे सम्मान नहीं मिलेगा। ये करना बहुत ज़रूरी है। अदिति, तुमने दुखती रग छेड़ दी है। ये मैं ज़्यादा खोल के कहता हूँ। वो दिल्ली का प्रबुद्ध तबका इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठता है और वो ये कहता है कि ये ठुमरी, दादरा और ये सब क्या चीज़ है। वो अपने को अलीट समझता है और म्यूज़िक को भी अलीट क्लास में ले जाता है। वो जानता ही नहीं है कि जो स्त्रियों के कंठ से, जो सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई, गिरजा देवी, मालिनी अवस्थी और तमाम सारे लोगों से निकला है, उसी को वो जब वो पहाड़ी राग में बड़े गुलाम अली खां गा देते हैं तो उस पर अशश करता है। जब नौशाद साहब उसका म्यूज़िक बना देते हैं तो उस पर वो धीमे म्यूज़िक लगा करके शराब पीता है। लेकिन वो भूल जाता है कि वो दाल मंडी से निकल के आया है, वो लखनऊ के नक्खास से निकल के आया है, वो बनारस की गलियों से निकल के आया है, वो रसूलन बतूलन के कोठे से निकल के आया है। मैंने भी ये बहुत झेला है और मैंने सब दरगुजर कर दिया। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप उस आस्वाद से वंचित हैं। मेरी गिरजा देवी किताब इस वजह से हुई कि जब मैं पहली बार मालिनी जी के साथ गया गिरजा देवी के पास, संवरिया प्यारा रे मोरी गुइयाँ गवा रही थी सब शिष्याओं को, और मालिनी जी भी गा रही थी, सर पर तान लगा रही थी। तो इनको बहुत तेज डांट पड़ी, झिड़की, मुझको याद होगा। मैंने उसको चैप्टर भी लिखा। बोले तुम तो ऐसे गा रही हो मालिनी, तोहार तो दुल्हा साहब हैं, कलेक्टर हैं, थोड़ा प्यार से बुलाओ, ऐसे सरपट तान में ना जाओ। ये बताएंगी मालिनी जी। तो मैंने कहा अरे वाह, गाना भी ऐसे तैयार कराया जाता है। और वो इम्प्रोवाइज करते करते वो 4 घंटे संवरिया प्यारा रे मेरी गुइयाँ हो रहा था और मालिनी अवस्थी डांट खा रही हैं, सुनंदा शर्मा डांट खा रही हैं और गिरजा देवी पीछे से लगी हुई हैं, हंसी मजाक भी हो रहा और मैंने सारा रिकॉर्ड किया। फिर मुझे लगा ये क्या गजब दृश्य। गुरु तक ले आए हैं तो मैं किस्सा जरूर इसका इसमें जिक्र है। एक इसमें चैप्टर है, एक पार्ट है जिसका है मोरे सेनुरा से तोरा भाग। एक दिन अप्पा जी हम लोग अपने गुरु को बोलते हैं गिरजा देवी जी, उनके हम लोग पैर दबा रहे थे, दोपहर में आराम कर रही थी, सो रही थी हम और सुनंदा, उस जिक्र है इसका। और पैर दबाते हुए प्रेम की बात चली। गुरु कैसे शिष्यों से, प्रेम क्या है, प्रेम के कितने आयाम हैं, सच्चा प्रेम वही है जो मुक्त कर दिया जाए। और कैसे प्रेमिकाएं थीं, ये जितनी भी गाने वालियां थीं, उन्होंने गा गा के प्रेम के अपने को मुक्त किया। इसीलिए इस तरह की ठुमरी में इतना सशक्त साहित्य है। उसमें एक उन्होंने कहा, देखो क्या क्या लिखा हमारे यहाँ। एक उसमें ठुमरी है, चाहे जहां रहो पिया तो जीवन सुख से बीते, मोरे सेनुरा से तोरा भाग। वाह 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 वाह। जैसे भी जहां चाहो रहो, मेरा सिंदूर है, उसके कारण तुम्हारा भाग्य रहेगा। और मुझे तुरंत अपने घर की एक चरित्र की कथा याद आ गई, जिनका इसमें जिक्र है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी ताकि आप पढ़ें कि कैसे उन्होंने पूरे जीवन से प्रतीक्षा की अपने पति की। और जब मैं उनसे आशीर्वाद लेने जा रही तो मेरी नज़र उनके सिंदूर पे पड़ी माथे की, कि जिससे मिली नहीं हो 30 साल से, उनके नाम का सिंदूर लगाती हूँ। गुरु की बताई ठुमरी और प्रेम का अर्थ कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठा। किताब ऐसे अनुभवों से निकली है। लेकिन आपकी बात को मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ अदिति, मुझे तो सिंदूर भर के लगाने, सीधा पल्ला साड़ी और अपनी सज धज और पारंपरिक वेशभूषा के लिए भी लोगों को लगता था कि भैया 18वीं शताब्दी में, तो सच में 18वीं शताब्दी वालियों ने बचा के रखा है, तभी हम 21वीं शताब्दी में आए हैं। यदि उन्होंने हमें नहीं सहेजा होता तो गुरुकुल नष्ट थे। गुरुकुल हैं कौन? हर कथा के अंत में दादियां कहती हैं, जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके बहुरे, सर्वे भवन्तु सुखिना। ऋषि बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, हमारी तो दादी हर कथा के अंत में जैसे उनके दिन बहुरे, सबके दिन बहुरे। ये हमारी दादियों ने गुरु बन करके हमको इस प्रकार की रक्षा की। और एक बात मैं, चूंकि आपने एलीट की बात की, मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जिस और बात नहीं होती वो मैंने थोड़ा जोखिम भी लिया है अपनी किताब में। मुझे लगता है जब कहना चाहिए तो सब कुछ कहना चाहिए।
लोकगीत सबसे बड़ी ताकत भारत में सामाजिक ताना बाने को बनाए रखने के लिए। इस बात को कोई रेखांकित ही नहीं करता, जहाँ कोई भेदभाव नहीं, न जाति न धर्म, जहाँ पे राम ढोलक बजाने लगते हैं। गाना हम लोग, अभी तो होली आ रही है, होली खेले रघुबीरा, और मुझे अभी संजय रॉय जी यहाँ आए और इतनी जोर से वीडियो बना के गए। मुझे याद है आज से 8 साल पहले इसी मंच पे बतौर कलाकार तबलीगी पैलेस में होता था, मैं वहाँ पर गाया था होली खेले रघुबीरा। उसमें हम लोग बंद पढ़ते हैं, मड़ई और महल दोनों एक हुई जाए, जब राजा और रंक मिलकर गावें होली खेले रघुबीरा। वाह वाह वाह। तो उसमें जहाँ पर एक ये पाठ है हमारा कि कैसे श्रम से जातियाँ आई और उन जातियों के अपने गीत हैं, उन गीतों को हमारे यहाँ पर उन सभी जातियों का या श्रम के कारण सम्मान ऐसा था कि जहाँ पर राम के लिए कौशल्या कहती है कि अरे राम नहीं दूल्हा बन सकता, माली नहीं आया, जामा नहीं सिला। कौशल्या कहती है अरे बीड़ा नहीं लेकर के आई, तमोलन कैसे अभी अपने राम का मैं कृष्ण का सगुन कैसे मनाऊं। तो जहाँ पर गाने की फरमाइश लगातार कर रहे हैं, क्या सुनेंगे? तमोलन वाला। अरे जसोदा के भय नंद लाला बधावा लाई मालनिया, जसोदा के भय नंद लाला बधावा लाई मालनिया। मालन लाई फूलवारे तमोलना, बीड़वारे तमोलन बीड़वारे। अरे अच्छा सा लहर पटोर लैयाई पटहारनिया, जसोदा के भय नंद लाला बधावा लाई मालनिया। मालन देत आशीष वारे, मालिन देत आशीष वारे तमोलन भरे आंगनवा, तमोलन भरे आंगनवा। अरे जुग जुग जीवे निरो नंद लाला, अरे गावे पटहारनिया। अरे जुग जुग जीवे तेरो लाल, अरे नाचे तमोलनिया। जसोदा के भय नंद लाला बधावा लाई मालनिया। तो तंबोलन है जो पान वाली। पान वाली तंबोलन, अगर आप ना समझे हो तो जो पान लगाती थी उनको तंबोलन या तांबुल। अदिति, मेरी इच्छा थी मैं इसमें एक, यदि इजाजत हो तो कुछ पढ़ सकती हूँ। ये बात जो उन्होंने बचपन से शुरू की थी, मैं सिर्फ 2 मिनट का समय लेकर पढ़ इसलिए रही हूँ कि किताब की भूमिका मेरी परवरिश में है, माता पिता की द्वारा दी गई उस मुझे लगता है सोच में है, उसके बारे में लिखा है। अरे जरा ढूंढो तो ही सल्लो गई कहाँ, ए मुल्लर दुल्हन बड़ी फरचट है तुम्हारी बिटेवा, 1 मिनट घर पे टिकता ही नहीं। देखते ही देखते हल्ला मच गया, दादी और माँ की आस पड़ोस में ढूंढाई शुरू। अरे ढूंढो डॉक्टर साहब की बिटिया को कहीं देखा क्या। घर वालों का ही रोज का काम था। बहुत बाद में बड़े होने पे माँ बताती, अब तुम्हें ढूंढे भी तो कहाँ, घर अस्पताल के भीतर जो था, चारों ओर मरीजों की भीड़, घर से निकलो सामने इमरजेंसी वार्ड। दिन रात रोने कराने की आवाजें आती, दाईं ओर टीबी अस्पताल और पीछे गंगा जी का गहरा कछार। रोज यही डर लगा रहता है, एक दिन जरूर कोई तुम्हें उठा के ले जाएगा। और बातूनी भी इतनी कि जिसके साथ 2 घड़ी मिल ली उसी के साथ चल दी हाथ पकड़ के। बहुत ढूंढने के बाद कभी मरीजों के कटोरदान से खाना खाते हुए मिलती, कभी अस्पताल के नर्स कंपाउंडर के साथ बीमार मरीजों को देखते हुए, कभी मल्लाह के साथ अकेले नाव में बैठ गंगा जी के पार। डॉक्टर साहब के इस चंचल बिटिया को सब पहचानते थे। छोटा शहर था, सरल समाज, सब डॉक्टर पिता के भक्त थे। पिताजी सबके सुख दुख का आसरा थे। लेकिन उस दिन जब बहुत देर शाम तक हम नहीं मिले तो पिताजी को भी चिंता हो गई। ढूंढाई पर हम मिले भी तो कहाँ, उल्ला के घर लैया के बड़े से पहाड़ के भीतर उकड़ू होकर सोए हुए थे। वेरी गुड। सोहना था भड़बूजे वाला, आहा हा, क्या करारी लैया और चना भूनता था, क्या खुशबू आती थी उसके हाथ के बने सत्तू से। माँ हैरान, अस्पताल से बाहर भड़बूजे वाले क्या ही कब निकल गई। मिट्टी के घर में ऊपर भड़बूजा भुनता था और नीचे ठंडा कमरा जहाँ लैया चुड़ा चना का अंबार सजा था। उल्ला की पत्नी गोद में हमें लेकर ऊपर आई, बोली बिटिया 2 घंटा से यहाँ खेलत रहे, हम कहीं नहीं कि डॉक्टर साहब के घर में खबर कर दे हो।
लेकिन फिर बिटिया जिद करन लगे कि हम देखबा कैसे लाई भूना जात है। खेलत खेलत कुछ खाइन पीन और थक के सुई गई। सोहना और उसके पत्नी के प्रेम से विवल पिताजी ने हंसते हुए हमें गोद में उठा लिया और घर ले आए। दादी ने हमें देखा और गुस्से से बड़बड़ाई, आई गई फिर अंट महारानी, मुल्लर दुल्हन तुम ही बिगाड़ रही हो सल्लो को। वही दिन हम देखे न रहा, वही जमींदारन के लड़का के संग खेलत रही, ई कौन रंग ढंग सिखाइन हो। माँ और पिताजी बस मुस्कुरा देते। उन्होंने अपने बच्चों को जीवन का यही तो सबसे बड़ा पाठ सिखाया था, मनुष्यता का पाठ। इसीलिए जाति उपजाति का भेदभाव मुझे कभी समझ ही में नहीं आया। छोटी सी उम्र में मुझे कहाँ ज्ञान था मेरा जन्म किस कुल परिवार जाति में हुआ। दादी के गाने तो यही कहते थे कि राम केवट के आगे हाथ जोड़ते हैं, वनवासियों के बीच में रहते हैं, कन्हैया गोप ग्वाल के साथ ब्रज के कुंज गलन में घूमते हैं। राम के जन्म धगरन किस अधिकार से नार छिनाई का नेग मांगती है, और कौशल्या कहती माली सेहरा नहीं बनाएगा तो मेरा राम आज मंडप में नहीं बैठेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और इसके साथ अब हमें लगभग 2 सवालों का हमारे पास समय है। एक चीज मैं इसमें विवादित स्वर की तरह, हाँ 5 मिनट बचा है इसीलिए, कोई भी शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायिका अपनी महफिल से उठती है, भैरवी के बगैर उठती नहीं है। सदा सुहागन राग है, तो इतनी गुंजाइश रखना कि सुगा पंखी ओढ़निया मोरी तो उड़ी फिर उड़ी सवाल जाए। नीचे उतर के हाँ। मन से, और फिर हम सवाल तो सुन नीचे ही कर लेते हैं। लेंगे, अभी तो सवाल ना करिए, सवाल नीचे पकड़ लीजिएगा मालिनी जी को, अभी सुन लेते उसका हैं। इनको सुन लेते हैं, अभी वो सुन ज्यादा लेते इंपॉर्टेंट है। तो भैरवी के बगैर, और सुगा पंखी तो आप जानती हैं कि मैं उसको आपसे बिना रिक्वेस्ट किए गवाए छोड़ता नहीं हूँ, तो उसका एक अंतरा और एक वो बंद जरूर गाएं। बहुत आदर के साथ मान लीजिए। भैरवी पे इसमें भी एक पूरा चैप्टर है। आज रस के भरे थोड़े नयन पूरा गुरु के ही स्मृतियों को समर्पित है। ये जो गीत जिसकी फरमाइश कर रहे हैं, किस तरह से कुछ नया वस्त्र यदि पहन ले नई बहू तो ससुराल में उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, उसी की बानगी है। भैरवी में है, सुगा पंखी ओढ़निया हाँ हाँ, सुगा पंखी ओढ़निया मोरी उड़ी उड़ी जाए, सुगा पंखी ओढ़निया मेरी उड़ी उड़ी जाए, सुगा पंखी ओढ़निया मोरी उड़ी उड़ी जाए, 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 सुगा पंखी ओढ़निया मोरी उड़ी उड़ी जाए, सुगा पंखी ओढ़निया मोरी उड़ी उड़ी जाए। जब वो पंखी अरे मायके में ओढ़ी, जब वो ओढ़नी मायके में ओढ़नी, सासू का जेरा जली जली जाए, सुगा पंखी ओढ़निया मोरी उड़ी उड़ी जाए, सुगा पंखी ओढ़निया मोरी उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। बहुत अच्छे, बहुत बहुत और अच्छे। अंतिम 3 मिनट हमारे पास है। एक सवाल हम ले सकते हैं। प्लीज वॉलंटियर्स प्लीज मदद करें। नहीं, और हाँ, क्लोजिंग रिमार्क्स 3 मिनट है। क्लोजिंग रिमार्क्स हम इलाजी से लेंगे। सवाल हेलो, अभी आपने बहुत ही सुंदर, और भोपाल में हम साथ ही थे। देखो, सुनार के बारे में आपने एक बात नहीं करी, ये मेरा ऑब्जेक्शन है। क्यों? मैं सुनार हूँ और सारा मीनेकारी का ये बैठी हैं आपने किताब नहीं पढ़ी ना, किताब तो पढ़िए, सबके बारे में है। स्टेज पे जिक्र को छोड़िए, मैं अब एक चीज सुनार के बारे में तो सबसे ज्यादा। हाँ, एक चीज सुनाता हूँ मैं आपको छोटी सी। नहीं सर, भैया, सवाल सवाल ले लीजिए लेने ना, हैं। टाइम नहीं है बहुत जी, कम कोई है। और ले लो। अरे 2 लाइन तो सुन लो पुरानी, जो जैसे ततैया लड़ने वाला था, और मान लो कोई गीत होते थे सीटने, और मेरी दादी गाती थी। चलो मैं सवाल फिर दे बैठूंगा, दीजिए। सवाल लीजिए। जैसे एक खोड़िया होता था, खोड़िया, अब सुनिए आप, खोड़िया, उसके बारे में बताइए। 1.25 खोड़िया, मिनट तो निकल गया।
अरे खोड़िए के बारे में बताइए। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो हेलो ऐसा है मेरा, मैं संगीत के दिग्गज मंच पे बैठे हैं और मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि म्यूज़िक सीखना और म्यूज़िक सिखाने वालों में एक ईश्वर का रूप होता है, और आज जो सब बैठे हैं यहाँ पर, मेरा मानना है कि उन सब में ईश्वर का रूप है जब भी इस मंच पर बैठे हैं। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आप म्यूज़िक से हैं और ईश्वर जो है म्यूज़िक वालों पर बहुत कृपा करता है, तो क्या आपने जो है ये महसूस किया है ईश्वर को बहुत करीब से? मैं ये मेरा क्या क्वेश्चन बात है, बढ़िया बहुत सुंदर सवाल। सवाल, बहुत सुंदर। ये किताब लिख गई, ये ईश्वर ही कराता है। हमारी इतनी व्यस्तता में मैं कभी किताब लिखूंगी ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आपकी बात कोई बहुत लंबा वैसा सवाल है जिसको बहुत कई स्तरों में, लेकिन कई बार ऐसा मैंने अनुभूत किया है कि मैं घर से निकली हूँ, मेरी आवाज़ ऐसी है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, और उसके बाद प्रभु को याद किया और मैंने 3 घंटे कार्यक्रम देकर मंच से उतरी हूँ। तो प्रभु के दर्शन ऐसे चमत्कारों में कलाकार ने किए हैं, जब मांगा है तो माँ आशीर्वाद देती है। और अब इसके साथ क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए मैं अनुरोध करूंगी इला जी से, क्लोजिंग कुछ क्या? आशीर्वचन जरूर दीजिए। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गई हूँ। ये दूसरा इनका एक मैंने रूप देखा। आपने विदुषी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि संस्मरण क्या होते हैं कि अगर वो इन्वॉल्व कर लें, और इन्होंने पूरी संस्कृति को संस्मरण के रूप में प्रस्तुत किया है। अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आप एक संस्कृति से जुड़ेंगे और वो परंपरा को आगे ले जा रही है। इसलिए मैं ये कहूँगी मालिनी, बहुत बहुत आशीर्वाद, और मुझे याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जयपुर में मैं आपकी किताब के साथ जुड़ी, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत बधाई। हमें इसमें कहीं कोई दुविधा ही नहीं थी। जैसे यहाँ पर होना था तो मैंने जैसे ही देखा आपका नाम उसमें, और मैंने अदिति से कहा कि आप तुरंत उनसे बात करें, और वो तुरंत सहर्ष, क्योंकि आपको तो हमसे, आपसे मैंने कहा ना दोहरा रिश्ता मांगते हैं। और यहाँ पे मैं मौसी की बेटी भी यहाँ बैठी है, रोली कहाँ है, रोली है, तो ये भगवती बुआ साधना मामी की मौसी की बेटी है, तो ये कन्नौज उन्नाव बैठा है यहाँ। बहुत धन्यवाद। और कनौज का इत्र जो है वो पूरी दुनिया में जैसे महकता है वैसे महकती रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू।